क्वेश्चन चौथा करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का 10th का। क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन फोर्थ क्या है पहले समझो। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। मतलब पहले आप इससे लीनियर इक्वेशन की पेयर बनाइए, फिर उनका सॉल्यूशन निकालिए अगर एग्जिस्टेंस में है, वो एग्जिस्ट करते हैं, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मतलब किसी भी मेथड से, अलजेब्रिक के हमने 5 मेथड सीख लिए ना अब तक, कोई भी मेथड से आप निकालिए। अब देखिए कौन सा मेथड समझो, हिंदी में वही कह रहा है कि पहले इनसे आप क्या कहते हैं, समीकरण का युग्म बनाइए और उसके बाद किसी भी विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझो, कौन कौन सी विधि हमने सीखी? ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, और अभी जो सीख रहे हैं एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब वज्र गुणन विधि। कोई सी भी विधि लगा सकते हो आप, ठीक। अब देखो क्या है पहला क्वेश्चन कि ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो ऐसा क्वेश्चन हम ये तीसरा या चौथा कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, क्या जिसमें चार्ज एक फिक्स होता है और दूसरे वाला चार्ज पर डे लगता है या पर किलोमीटर लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार तो आया नहीं है। कह रहा है कि मंथली हॉस्टल चार्ज तो फिक्स है और उसके बाद का जो है ना चार्ज, वो कैसे है कि जितने दिन उसने फूड लिया है, नंबर ऑफ डेज ही हैज टेकन फूड। अब देखो क्या होता है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन का खाना लिया तो उसको 1000 रुपए पे करने पड़े। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जबकि एक स्टूडेंट बी है जो 26 डेज के लिए फूड लेता है, उसको 1180 रुपए पे करने पड़े। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये मेरे से पूछा है हिंदी में। एक छात्रावास में वार्षिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग तो नियत है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, ठीक, वो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब 1000 रुपए देता है अगर वो, ये रुपए है 1000, आगे रुपए है, रुपए देता है 1000, ठीक। उसके बाद अगर वो विद्यार्थी बी है जो 26 दिन करता है भोजन, उसके लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं वही कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज मतलब माना नियत व्यय, माना नियत व्यय है x रुपए। यूनिट हमेशा लिखते हैं अगर यूनिट हमें पता हो उसकी, तो x रुपए मान लिया नियत व्यय। अब अगला क्या है कि नंबर ऑफ डेज, जितने दिन खाना लिया है। क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो आप मानोगे लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब एक बात समझो जरा, मतलब भाई क्या लिखेंगे हिंदी में, माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो क्या मान लेंगे आप, तो ये मान लेंगे आप y रुपए। अब एक बात समझना, प्रतिदिन का मतलब एक दिन का होता है ना। अब देखो पहला शर्त देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यही लिखते हैं हमेशा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हिंदी में क्या लिखते हैं, पहली शर्त के अनुसार। दो शर्त दी है ना भाई, एक स्टूडेंट ए वाली दी है, एक स्टूडेंट बी वाली दी है। अब देखो जरा क्या है पहला कि जो स्टूडेंट ए है ना वो 20 दिन तक खाना लेता है और वो 1000 रुपए पे करता है। अब आप जरा एक बात बताओ, 20 दिन तक वो खाना लिया, उसने पेमेंट कैसे करी होगी? एक जो फिक्स्ड है x, वो तो दिया ही होगा, ये तो सबको ही देना पड़ेगा, x रुपए तो उसने दिए, प्लस में और क्या दिया, 20 दिन के खाने का मूल्य भी तो दिया ना। हॉस्टल में कैसे लग रहा है चार्ज, एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद लगता है जितने दिन खाना खाया उसका चार्ज। तो एक बात बताओ जरा, पहले वाला स्टूडेंट है उसने x रुपए तो दिए, फिक्स है, ये तो दिए सभी ने, तो उसने भी दिए। अब अलग से उसने जो 20 दिन खाना खाया उसका कितना रुपए बनता है उसका, तो एक दिन का y रुपए है अगर, तो 20 दिन का क्या बनेगा 20 y रुपए। तो x जमा 20 y, और कुल कितने रुपए दिए हैं उसने स्टूडेंट ए ने, तो ए ने दिए हैं 1000 रुपए। तो ये आपकी समीकरण एक बन नहीं गई, x जमा 20 y बराबर 1000। ऐसे ही अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मतलब दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त वही है कि वो 26 दिन तक खाना लेता है, तो वो 26 दिन तक खाना लेता है, सेम x तो देगा ही देगा, 26 दिन का खाना 26 y होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन के खाने का मूल्य y रुपए है और कुल कितना देता है 1180। अब देखो सिंपल है, दोनों इक्वेशन बन गई। आपको सोल्व करना है, आपको जौन सा मेथड अच्छी तरह से आता हो, जौन सा कन्वीनियंट लगता हो, उससे सोल्व कर देना है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका फिक्स चार्ज होगा, जो y की आएगी वो
पर डे का फूड का कॉस्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट इसका, फोर्थ का, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। मतलब एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है अगर उसमें हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके न्यूमरेटर में, एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। और ये 1/4 हो जाएगी अगर हम 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। पता है न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। एक भिन्न जो है 1/3 हो जाएगी जब अंश में से एक घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे? जो हमसे पूछा है। देखो भिन्न जब भी पूछे ना फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग मानते हैं। तो माना, इंग्लिश में लिखते हैं पहले, लेट दी न्यूमरेटर, माना अंश, तो अंश मान लिया हमने x। अब लेट द डिनोमिनेटर, मतलब माना हर, तो हर मान लिया हमने y। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो गई? जो आपकी फ्रैक्शन होगी, जो भिन्न होगी, भिन्न क्या होती है? तो भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर। तो अंश बटे हर मतलब x/y। सिंपल हो गया। अब देखिए पहले दो कंडीशन दी हुई है आपको, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली शर्त के अनुसार, तो लिख दोगे ना पहली शर्त के अनुसार। अब देखो जरा, पहली शर्त ये कह रही है कि अगर हम, पहली शर्त ये कह रही है कि अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं अंश में से एक घटा दे, तो ये देखो x/y, तो ये है अंश में से एक घटाने का मतलब ऊपर वाले में से एक घटा दिया। जब ये घट गया तो किसके बराबर हो जाता है? आपका 1/3 हो जाता है, लिखा है ना, 1/3 हो जाता है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा 3x - 3 = y। ये इधर आएगा 3x - y = 3। समीकरण 1 हो गई। ऐसे ही आपके सेकंड कंडीशन है, एक और कंडीशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मतलब दूसरी शर्त के अनुसार। देखो दूसरी शर्त क्या कहती है हमें, कि अगर मैं हर में से 8 जोड़ दूं ना हर में, तो 1/4 हो जाती है। तो सिंपल है, आप x/y है, हर में 8 जोड़ दो तो क्या होगी? 1/4। तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x = y = 8, और ये 4x में से y घटेगा बराबर 8। दूसरी समीकरण यही तो बोल रहा है ना, हर में 8 जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन आपकी हो गई। अब आपको इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर देना है, जौन सा मेथड आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उससे सोल्व कर देंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा ये। थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, मतलब यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले, 1 मार्क डिड्यूस्ड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर कट गया, डिड्यूस मतलब कट गया। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर, मतलब अगर उसको करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते एंड 2 मार्क्स डिड्यूस फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क डिड्यूस होते इनकरेक्ट के लिए, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब यस को 50 मार्क्स मिलते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये बोल रहा है। यस ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला, और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। अब टेस्ट में कितने परसेंट थे ये क्वेश्चन है हमारा। देखो टेस्ट में कितने परसेंट थे, तो सिंपल सी बात ये है, डायरेक्ट नहीं मान सकते टेस्ट में कितने परसेंट थे, कारण मान लो डायरेक्ट टेस्ट में परसेंट मान भी लिए कि मान लो x है, तो उससे क्या मिलेगा हमें? पहली बात तो दूसरा कुछ मिलेगा ही नहीं, 2 चर बनाने पड़ेंगे जो कि दूसरा चर मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ लेकिन अगर मैं सही और गलत उत्तर की संख्या मानता हूं तो x और y मान सकता हूं ना। अब सीधा लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, बात समझ में आई? लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब हिंदी वाले क्या लिखेंगे? माना सही उत्तर की संख्या, माना सही उत्तर की संख्या। तो सही उत्तर कितने दिए? तो मान लिया कि x उसने सही उत्तर दिए। अब मानते हैं लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, लेट द नंबर ऑफ, माना गलत उत्तर की संख्या, तो मान लिया गलत सही दिए। देखो कुल मिला के भाई साहब देखो कितने क्वेश्चन होंगे,
कुछ उसने सही करे कुछ उसने गलत करे, तो x जमा y इतने जो क्वेश्चन होंगे ना भाई, जितने सही करे और जितने गलत करे कुल मिला के ही तो आपको कुल क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो 10 क्वेश्चन है, किसी ने 6 सही करे 4 गलत करे, तो गलत और सही को मिला के ही तो टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ के निकाल दूंगा, ठीक। लेकिन मैंने अभी मान लिया सही वाले x और गलत उत्तर वाले y है। अब देखो नंबर कैसे मिले हैं, देखो दो कंडीशन है। पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वही लाइन क्या, पहली शर्त के अनुसार। अब देखो क्या है पहली शर्त, उसको 40 नंबर मिले हैं, लेकिन कैसे मिले हैं 40 नंबर, कि सही उत्तर के लिए तो 3 नंबर दे दिए और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया। तो एक बात बताओ, अगर एक सही उत्तर का 3 नंबर है, उसने सही उत्तर कितने करे हैं, यश ने x करे है ना। एक सिंपल सी बात है भाई, सही उत्तर की संख्या कितनी है x। आप मान लो कि उसने 3 नंबर एक सही के मिल रहे हैं और उसने x सही करे, तो कितने नंबर मिल गए, 3x ही तो मिले। अरे सिंपल बात है, आप ही समझो। मान लो आपने 10 क्वेश्चन करे सही, ठीक, और एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलना है आपको, तो 3 ढाई 30 नंबर तो मिलेंगे आपको। तो सीधी सी बात है, 3 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के और सही है उसके x। अब अगली बात ध्यान देना, प्लस नहीं होगा, कारण वो एक नंबर कट रहा है, मतलब जो गलत वाले नंबर है ना उनका नंबर कटेगा। कहने मतलब जो गलत उत्तर से अंक मिलेंगे वो घटेंगे। तो गलत उत्तर से अंक कितने मिले हैं, तो एक गलत उत्तर का है आपका 1 नंबर और कुल कितने गलत उत्तर है y, तो 1 गुना y, तो 3x माइनस y बराबर कितने नंबर मिले हैं, 40। ये कुल नंबर 40 तो मिले हैं, ऐसे 3 सही के 1 गलत के 40 नंबर मिल गए। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करते हैं जरा, देखो कैसे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि अगर मान लो उसको 4 नंबर मिले सही के लिए, तो 4 नंबर अगर सही के मिले तो कितने नंबर हो गए, 4x। सिंपल सी बात है, x कुल सही किए हैं उसने, करेक्ट आंसर उसके x है और 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 4x माइनस घटेगा। अगर 2 नंबर कटेंगे गलत के, तो गलत y किए हैं तो 2y घटेगा, बराबर किसके आता है, तो 50 नंबर के। इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। फोर्थ पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, मतलब दो प्लेस है ए और बी जो कि 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक कार ए से और दूसरी टाइम बी से स्टार्ट करती है चलना एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर। हिंदी में एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। इफ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर कार सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों कार चलती है डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में मिलती है, ठीक। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक ही तरफ चलती है, ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ चलती है, दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, दोनों कार की स्पीड पूछिए। देखो ये भी पढ़ लेते हैं। यदि वे कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, देखो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं फिर समझ आएगा। समझो मान लो ये एक ए है और ये आपका एक ये बी है, जो कि कितनी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है दोनों। यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ये आपकी 100 किलोमीटर की दूरी है। अब एक बात समझो, मुझसे क्या कह रहा है, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती है। पहला, यदि वे कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक ए से चल रही है, यहां से कार चली एकदम इसी डायरेक्शन में, ठीक, बी से चली वो भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। सिंपल सी बात है ना, दोनों एक ही दिशा में चल रही है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब क्या है कि अगर ये उधर जा रही है तो ये भी उधर ही जाए। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, तो ये 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो एक टाइम पे मिलेंगी। ये मान लो स्लो चल रही है, ये तेज चल रही है, तो आगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। मान लो ये भी यहां पहुंच गई और ये भी यहां पहुंची, तो एक टाइम पे दोनों कार मिल जाएंगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक। लेकिन कितनी देर बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है, ठीक। अब अगला केस क्या कह रहा है कि यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती है, मतलब अपोजिट में, मान लो कार यहां ना चल के, जैसे ये 2 जगह थी, फिर से बनाते हैं, एक ये ए है और एक बी है। आपकी बार कार कहां चलती है, तो एक इधर चलती है और दूसरी वाली भी समझ में आ रही है, दूसरी वाली इधर चलती है। यही तो विपरीत दिशा हुई, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ऐसे ही चलेंगी। विपरीत दिशा मतलब अगर एक उधर जाए तो एक इधर आए, तो ये एक टाइम पे मिलेंगी, सीधी सी बात है। मान लो यहां जाके मिल जाती है, ठीक। ये कितनी देर बाद मिलती है, 1 घंटे बाद। बात समझना, ये 5 घंटे बाद, ये 1 घंटे बाद मिलती है। वो सिंपल सी बात है, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी मिलेंगी और एक ही साथ चलेंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब हमें क्या बतानी है, दोनों कार की चाल बतानी है, तो लिखते हैं पहले, मानते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए। कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए मतलब माना ए से चलने वाली कार की चाल मान ली, क्या है तो समझना, ए से चलने वाली कार की चाल मान ली मैंने
ए से चलने वाली कार की चाल मान ली मैंने आपकी x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में मानते हैं ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी में लिख देंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर क्या है, a से चलने वाली। अब ऐसे ही लिखेंगे, माना b से चलने वाली कार की चाल क्या, ये मान ली मैंने y किलोमीटर पर आवर, मतलब वही ऊपर वाली लाइन कि लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम b, y किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझना, ये तो मैंने कार मान ली। अब हमें दो केस दिए है ना, एक 5 घंटे बाद वाला, एक 1 घंटे बाद वाला, और यही आपको समझना है ढंग से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बस आफ्टर 5 आवर्स का लिखते हैं, आफ्टर 5 आवर्स मतलब 5 घंटे बाद। अब एक बात समझना, 5 घंटे बाद वाला केस ये है। मुझे एक बात बताओ, 5 घंटे में ये वाली कार कितनी दूरी तय करेगी? तो भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ए वाले सी। देखो ए वाले से जो चल रही है उसकी स्पीड x है, और बी वाले से चल रही है उसकी y है। तो जो ए वाली है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी, 5x। कोई डाउट तो है नहीं ना इसमें, क्यों? क्योंकि 5 घंटे चल रही है और एक इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। तो 5x किलोमीटर, यहां से 5x किलोमीटर। अभी कुछ समय के लिए भूल जाओ ये सब चीजें, इधर ध्यान दो सिर्फ कि 5 घंटे में ये 5x किलोमीटर चलेगी ना। अब ये 1 घंटे में कितना, ये 5 घंटे में कितना चलेगी? तो भाई b से चलने वाली की स्पीड है y, और ये भी चल कितना रही है, 5 घंटे ही, तो ये चलेगी 5y किलोमीटर। कोई डाउट इसमें? समझे बात को? क्या 5 घंटे चल रही है ना दोनों भाई, दोनों कारें 5 घंटे बाद ही तो मिल रही हैं। तो 5 घंटे में a से चलने वाली कार कितना चलेगी, 5x किलोमीटर, और 5 घंटे में b से चलने वाली कार 5y किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताओ, क्या मैं 5x में से 5y घटा दूं, किसके बराबर आएगा? यहां से यहां तक में से ये घटा दूं, तो 5x में से ये घटा दूं तो 100 ही तो बचता है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बनेगी। पहले लिखेंगे 5 घंटे बाद क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार फ्रॉम ए, कितना, 5x किलोमीटर। इसको बाद में बना दूंगा मैं, 5x किलोमीटर। ये बात समझ में आई क्या, कि ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, हिंदी में लिख लेना, ए से चल लिख देता हूं, कि लिख दूं इधर, यहां लिखता हूं, ए से चलने वाली कार की दूरी। ए से चलने वाली कार की दूरी क्या है? तो सिंपल सी बात है, 5 घंटे बाद, 5 घंटे चली है ना भाई, यहां से और यहां से दोनों कार 5 घंटे चल रही है, क्योंकि मैं 5 घंटे वाला केस कर रहा हूं। तो ये 5x किलोमीटर चली। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम बी से चलने वाली कार की दूरी 5y किलोमीटर। बात समझ में आई? अब देखो मुझे क्या लिख दें, आप सीधा समझो कि 5x में से अगर 5y घटा दो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर नहीं आएगा। खुद सोचो भाई, 5x क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, ये 5x है। अगर इसमें से मैं ये वाली घटा दूं 5y, तो क्या बचा, यहां से यहां तक तो बच गया। तो 5x माइनस 5y बराबर 100। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 20। ये इक्वेशन 1 होगी। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं थी मुझे कंडीशन, मुझे खुद समझना पड़ेगा कि 5 घंटे में ये 5x चलेगी, ये 5y चलेगी, और 5x में से 5y घटा दूं तो 100 आता है। ये मैंने पहली इक्वेशन बना ली। ये पूरी आपको समझ आई? ये पूरी इक्वेशन बनने के बाद आप समझना जरा। इसके ऊपर करता हूं मैं एक पार्ट और, 2 इक्वेशन चाहिए ना मुझे। देखो मिटा दिया है मैंने, याद रखना क्वेश्चन क्या है, आपके पास बुक भी होगी। देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, ये 5 घंटे बाद वाली थी। एक कंडीशन है आपकी आफ्टर 1 आवर वाली, मतलब 1 घंटे बाद वाली, मतलब 1 घंटे बाद भी तो मिल रही है। आफ्टर 1 आवर मतलब 1 घंटे बाद। अब एक बात समझना जरा, 1 घंटे बाद कैसे मिल रही है, यहां ए है, यहां बी है, ये आपकी 2 जगह है। अब क्या हो रहा है कि एक कार यहां से चल रही है ऐसे, एक कार यहां से चल रही है ऐसे, ठीक। अब मुझे ये बताओ, जो कार यहां से यहां तक चल रही है उसकी स्पीड तो x किलोमीटर है ना, समझ रहे हो बात को, स्पीड कितनी है x किलोमीटर, तो दूरी कितनी होगी, तो चल कितना रही है 1 घंटा ना, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1x करेगी, और ये 1 घंटे में 1y करेगी। सिंपल सी बात यही तो है। 1 घंटे बाद जो चल रही है, 1 घंटे बाद जो कारें मिल रही हैं, तो एक बात बताओ, वही नीचे वाली लाइन कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार फ्रॉम ए, मतलब ए से कितनी दूरी तय कर रही है, तो सीधी सी बात है x किलोमीटर करेगी। क्यों करेगी x किलोमीटर, यहां तो 5x करी थी, क्यों, क्योंकि यहां 5 घंटे चली थी, यहां पर सिर्फ 1 घंटे ही चल रही, तो x किलोमीटर।
ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार फ्रॉम बी सिर्फ y किलोमीटर, क्योंकि भाई 1 घंटे ही चल रही है तो y किलोमीटर x किलोमीटर हो जाएगा, 1 गुना x 1 गुना y। अब यहां पर क्या मिल रहा है आपको, देखो अगर मैं x और y को जोड़ दूं, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी जोड़ दूं तो ये कुल कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर ही तो है। तो इसका मतलब यहां मिलेगी x प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बनेगी। तो ध्यान देना इसमें, अगर एक ही दिशा में चल रही है 5 घंटे तो ये 5x दूरी करेगी, ये 5y करेगी और 5x में से 5y घटाकर 100 आएगा। यहां पर ये x करेगी, ये y करेगी, x जमा y जोड़कर 100 आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सही से समझ ना आए तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया है वो रिड्यूस मतलब कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स अगर उसकी लेंथ हम रिड्यूस कर दे रहे हैं, लेंथ घटा दे 5 यूनिट में और ब्रेड्थ इंक्रीज कर दे 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब हम क्या करें, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करें, इंक्रीज करना है दोनों को, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया बढ़ जाता है आपका 67 स्क्वायर यूनिट से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है आपको। डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ होती है। किसी भी चीज की डायमेंशंस का मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी हो सकती है अगर क्यूबॉइड हो तो। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब अगर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है आयत का क्षेत्रफल, कब, यदि हम उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 66 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी ज्ञात कीजिए। अब देखो बढ़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटने, मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे पास और 3 रुपए बढ़ गए, मतलब 5 जमा 3 हो गए, 8 रुपए हो गए। वैसे ही मान लो मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए घट गए, मतलब 10 माइनस 2 हो गए। तो वही है रिड्यूस और डिक्रीज वाला। अब समझना जरा, पहले हमें लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ और एरिया भी। कारण क्यों, क्योंकि एरिया भी तो घट और बढ़ रहा है, तो तीनों से लिखनी पड़ेगी पहले। तो लिखो इन ए रेक्टेंगल, पहले सिंपल सा लिख देते हैं इन ए रेक्टेंगल, ताकि बार बार ना लिखना पड़े कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इसीलिए सिंपल एक बार लिख दो इन ए रेक्टेंगल, एक आयत में। अब देखिए जरा, हम मानते हैं लेंथ, लेट लेंथ, माना जो है वो लेंथ क्या है, माना लंबाई, तो लंबाई मान लेते हैं हम, माना लंबाई x यूनिट। देखो यूनिट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ दिया नहीं है मुझे मीटर सेंटीमीटर, इकाई दिया हुआ है तो यूनिट ही लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे लेट ब्रेड्थ, माना चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगी मेरी, तो मैंने मान ली y यूनिट, मतलब y इकाई। अब देखिए जरा क्या होगा, एरिया भी निकालना पड़ेगा। एरिया लिखो, एरिया मतलब क्षेत्रफल। आपको पता होगा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना y। तो ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वेयर यूनिट्स, मतलब एक्स वाई वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। तीनों चीज निकाल दी मैंने। क्यों, मुझे देखो हमें कुछ भी ना ये नहीं दिया कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के इतना इसका एरिया आता है। हमें ये बताया है कि इन सब में कुछ जोड़ा घटाया जाए तो एरिया भी घट जुड़ रहा है, मतलब एरिया भी कम और ज्यादा हो रहा है। तो अब हम सीधा लिखेंगे। देखो पहली कंडीशन, कंडीशन ढंग से समझना क्या कह रहा है ये। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार क्या है कि एरिया घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, कब, जब हम लेंथ रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट, मतलब लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और ब्रेड्थ को इंक्रीज करते 3 यूनिट्स, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। समझो भाई, लंबाई को 5 कम करने का मतलब क्या है कि जो x है उसकी जगह x माइनस 5 हो जाएगा। ऐसे ही तो 5 कम करते हैं। और तो क्षेत्रफल निकालना है तो गुना तो होगी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई में 5 कम कर दिया, गुना में चौड़ाई में क्या किया, 3 इंक्रीज कर दिया, तो y में 3 जोड़ दिया। यही तो किया है, लंबाई में 5 घटाया, चौड़ाई में 3 जोड़ा, तो आपको क्या मिल गया, तो आपको जो एरिया था ना उसमें भी 9 घट गया, रिड्यूस बाय 9। जो क्षेत्रफल था वो भी 9 स्क्वायर यूनिट घट गया। तो जो पहले एक्स वाई था अब क्या हो गया, माइनस में 9 भी हो गया। क्यों हुआ, देखो अगर x और y लेंथ ब्रेड्थ थे तो x y था, लेकिन अगर लेंथ हो जाए x माइनस 5 घट जाए, चौड़ाई 3 जुड़ जाए, तो आपकी जो एरिया होगा गुना करके वो क्या होगा, घट जाएगा 9 और। क्यों, क्योंकि रिड्यूस बाय 9 बोला है, 9 इकाई कम हो जाता है। अब यहां से इक्वेशन बनानी है हमें, पहले मल्टीप्लाई कर दें आप, x की कैसे मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, तो एक्स वाई है और उसके बाद 3x मल्टीप्लाई करने आता होगा, एक बार इन दोनों की फिर एक बार इन दोनों की, माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखो
एक मिनट, क्या किया अब देखो, देखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई ये तो कट जाएंगे, आपको पता होना चाहिए अगर बराबर के इधर उधर कोई बिल्कुल सेम चीज है कट जाएगी, क्यों? क्योंकि इधर आती तो ये माइनस हो जाती। अब क्या बचा, 3x माइनस 5y बराबर 9 था माइनस का, इधर आके ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो एक बात देखना यहाँ पे क्या होगी, इधर लिखता हूं 3x तो ऐसे गया ऐसे, -5 इज इक्वल टू प्लस का 6, 9 प्लस 15 प्लस का 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई। ऐसे ही अगला है दो कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त कि अगर हम लेंथ को भी 3 यूनिट बढ़ाएं और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ाएं, दोनों को बढ़ाना है। अब हमें क्या करना है, लंबाई में 2 यूनिट बढ़ानी है, मतलब कि x प्लस 2 कर देना है, चौड़ाई में 3 यूनिट बढ़ानी, सॉरी लंबाई में 3 यूनिट बढ़ानी है और चौड़ाई में 2 यूनिट। लिखा ना, लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो x जमा 3 और x जमा 2 कर दें तो जो एरिया था वो 67 इकाई बढ़ जाता है। तो एरिया क्या था आपका, वैसे तो एक्स वाई था लेकिन 67 बढ़ जाएगा, मतलब प्लस में 67 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करो एक्स, सॉरी ये वाई है, एक्स प्लस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, एक्स की 2x और 3y और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 2x प्लस 3y है इधर, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 इधर आके घटेगा तो क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर 61। ये दूसरी समीकरण होगी आपकी। अब आपको इन दोनों समीकरण को हल करना है, इक्वेशन सोल्व होते जो x की वैल्यू आएगी वो लेंथ होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो ब्रेड्थ होगी।